हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चैप्टर 12th की बायोलॉजी। ठीक है, 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तैयार होने के लिए, नोट करने के लिए पेन और कॉपी को लेके तैयार होके सॉल्व करना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है, जो आपका चैप्टर कौन सा है, अगर यहाँ पे मैं बात करूंगी तो यहाँ पे है आपका चैप्टर नेम पुष्पी। ठीक है, क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। यानी कि इनमें आपको क्या करना पड़ता है, परिपक्व। परिपक्व कब आता है, परिपक्वन की अवस्था कब आती है, जब आप जानते हैं कि जो लघु बीजाणु, ठीक है, परागकोश का जब स्फुटन होता है, ठीक है, यानी कि जब उसमें परागकण का निर्माण हो जाता है, तो वो क्या होती है आपकी परिपक्व। तो क्या है, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। यानी कि इनमें आपको सिर्फ डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, सिर्फ चित्र बनाने का मतलब सिर्फ आपको डायग्राम बनाना होता है। और यहाँ पे आपको डायग्राम भी किसका दिख रहा है, परिपक्व परागकोश का। ठीक है, परिपक्व परागकोश हम वैसे कहेंगे जिसमें परागकण का पूरा फॉर्मेशन हो चुका है, जिसमें पोलन ग्रेन का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, पोलन ग्रेन यानी कि परागकण। ठीक है, देखो इनकी जो हमारी परिपक्व परागकोश होते हैं, इनकी अगर मैं परागकोश की लघु बीजाणु धान्य की कितनी परत होती है, तो इसमें 4 होती है। जैसे कि यहाँ की इस वाले लेयर को बोले अंतःस्तर, यहाँ पे होते हैं संवहन पुल, बाहरी को बोलते हैं अधिचर्म यानी अध्यावरण, और ये परागकोश। ठीक है, ये क्या है, आपके परागकोश है। ठीक है, और यहाँ पे आप पे क्या है, रंध्रक। रंध्रक को बोलते हैं स्टोमियम। तो इसको क्या करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इस डायग्राम को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको नहीं आता है कि मुझे डायग्राम नहीं बनाने, तो आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़े हो तो मेन आपका डायग्राम होता है, तो डायग्राम आपको आने ही चाहिए। तो नहीं आ रहा है तो इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो, तैयार कर लो, कि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कर सको। नेक्स्ट, त्रिक संलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिक संलयन को एक नाम और हम बोलते हैं, जिसको बोलेंगे दोहरा। ठीक है, दोहरा निषेचन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका दोहरा निषेचन आए या त्रिक संलयन आए या आपका द्विव निषेचन आए, ठीक है, द्विव निषेचन तो बात एक ही है, इसमें आपको आंसर एक ही डालना है, एक ही लिखना है। तो त्रिक संलयन क्या है और यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, तो देखो त्रिक संलयन को बोलते हैं, त्रिक सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, ये होता है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं। अब देखो ये होता कैसे है, आवृत्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित नरयुग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पराग नली से मुक्त नर युग्मक। अब पराग नली से मुक्त नर युग्मक आएंगे कहाँ से आपके पास, ठीक है, हम डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पढ़ा है आपने। और ये अगर मैं संरचना बोलो तो बच्चे संरचना किसकी आपको दिख रही है, ये संरचना आपको दिख रही होगी स्त्री केसर की, स्टिग्मा। ठीक है, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इसी के अंदर आपके पास क्या हो जाते हैं, बीजांड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बीजांड। रुको, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई, 1 2 3 2 और 1 2 3।
ठीक है, ये चीजें आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको समझ जाना है। ओके, क्या बोल रहा है आगे देखना है यहाँ पे कि आवृत्ति बीज पादपों में भ्रूणपोष में पराग नलिका से, ठीक है, भ्रूणकोश में, इसमें भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित नरयुग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही परागण की क्रिया, यहाँ से परागण की क्रिया, तो यहाँ पे जब आ जाएंगे परागण, तो आपने पढ़ा है कि ये परागण क्या होने लगते हैं, अंकुरित, अंकुरित होने के साथ पोलन ट्यूब बनाते हैं, और पोलन ट्यूब बनाने के साथ साथ यहाँ पे प्रवेश करेंगे और यहाँ से आएंगे 2 मेल गैमिट। ठीक है, 2 मेल गैमिट आएंगे। तो एक मेल गैमिट क्या करेगा, एक सेल से क्या करेगा, संलयित होगा, तो क्या बनाएगा, युग्मनज। क्या बनाएगा, युग्मनज, यानी कि जाइगोट। ठीक है, क्या बनाएगा, जाइगोट, जाइगोट बना दिया। तो ये क्रिया क्या हो गई, वास्तविक निषेचन। और यहाँ पे फिर दूसरा नरयुग्मक यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस से, किससे, सेंट्रल। ठीक है, तो सेंट्रल न्यूक्लियस से क्या करेगा, संलयित होगा, और संलयित होने के बाद क्या बनाएगा, 3N, यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। क्या करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, त्रिक संलयन या त्रिक सम्मेलन कहलाती है, जो कि आपने यहाँ पढ़ा। ठीक है, तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है। जबकि दूसरा नरयुग्मक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित तथा प्राथमिक भ्रूण केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, त्रिक संलयन या त्रिक सम्मेलन। क्या कहलाएगी, त्रिक संलयन या त्रिक सम्मेलन। ठीक है, तो यानी कि देखो क्या हो जाएगा, त्रिक संलयन क्या हो जाएगा, N + N बराबर 2N। इसको बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक निषेचन, निषेचन यानी कि मेल प्लस फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल प्लस ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक। ठीक है, यानी कि N + 2N बराबर 3N। तो यही क्रिया क्या होगी, त्रिक संलयन। ठीक है, त्रिक संलयन। और इससे क्या बनेंगे, प्राथमिक, प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या बनेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपके एग्जाम में निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, जैसे कि शॉर्ट नोट्स बोले। ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए, तो यहाँ पे किसका, भ्रूणपोष का भी आता है, विपुंसन का भी आता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है या दोनों आ सकता है। तब भ्रूणपोष क्या होता है, आवृत्ति बीजों में भ्रूणपोष त्रिक संलयन के फलस्वरूप बनता है। यहाँ पे बना आवृत्ति बीजी में, जब क्या हुआ, भ्रूणपोष का बना त्रिक संलयन, यानी कि N + 2N दोनों के बीच संलयन हुआ, तो क्या हुआ, 3N। और इसको क्या बोले, त्रिक संलयन, और त्रिक संलयन से क्या बनते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष। ठीक है, इसी कारण ये त्रिगुणित होता है। रीजन यही है कि इसके कारण से क्या होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आप देखो यहाँ पे जो प्राथमिक भ्रूणपोष बना है, ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, ग्रोथ। अब इनमें क्या होगा, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ होने के बाद जब जाइगोट से, ठीक है, जब क्या हो जाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण। ठीक है, क्या बनेगा, भ्रूण। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस एम्ब्रियो को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। यही चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी है। ठीक है, देखिए आगे, अनावृत्त बीजे में भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है। अब देखो, अनावृत्त बीजे में भ्रूण का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है। ठीक है, अतः यह अगुणित होता है। अब देखो, भ्रूणकोश होता है यहाँ पे, भ्रूणपोष नहीं। आवृत्ति बीजी में भ्रूणकोश का निर्माण, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। तो आवृत्ति बीजी जो होता है, तो इसमें जो भ्रूणकोश का जो विकास होता है, वो निषेचन से पूर्व ही हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। अतः यह अगुणित होता है। यानी कि अगर डायग्राम देख के हम कहें
तो ये क्या होता है आपका भ्रूणकोश होता है। ठीक है, ये संरचना क्या हो जाएगी आपके भ्रूणकोश की हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके भ्रूणकोश। 1 2 3 1 2 1 2 3 यानी कि क्या हो जाएगा 8 केंद्रक। ठीक है, 8 केंद्रक और 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 कोश की। तो जो पॉलीगेनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप क्या बोलेंगे 8 केंद्र की और 7 कोश की। और एक क्या होते हैं बेटा अयन होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं। ठीक है, अगुणित होते हैं। तो यहाँ पे जब एक मेल गैमेट इससे संलयित होता है तो बनाता है भ्रूण यानी कि जैगोट, जैगोट से भ्रूण, और यहाँ पे से जब संलयित होता है तो बनाता है भ्रूण, भ्रूणपोष। यही भ्रूणपोष क्या करेगा इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करने हैं तैयार रखने हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ में आ गया त्रिक्षलेन भ्रूणपोष। अब अगला क्या है विपुंसन। ठीक है, क्या हो जाएगा विपुंसन। अब विपुंसन क्या है, विपुंसन या बंध्याकरण में पादपों के द्विलिंगी पुष्प के परागकोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटे से निकाला जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। यानी कि देखो क्या किया जाता है कि जब कोई भी फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों है, तो इनके कलिका अवस्था में ही, ठीक है, कलिका अवस्था में ही इस पुंकेसर को क्या किया जाता है चिमटी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है चिमटी से निकाल दिया जाता है और क्या किया जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। जब पर इसको क्या बाद में क्या किया जाएगा मादा जनक के रूप में, ठीक है, मादा जनक के रूप में क्या किया जाएगा तैयार किया जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है विपुंसन कहलाती है। क्या कहलाती है विपुंसन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। अब देखो असंग जनन क्या है। असंग जनन का मतलब नाम से ही आपको लग रहा है कि बिना संग का जनन यानी कि बिना साथ का रिप्रोडक्शन की क्रिया। जनन का मतलब क्या होता है अपनी संतति की स्थिरता को बनाए रखना ही क्या कहलाता है जनन कहलाता है। तो असंग जनन का मतलब क्या हो जाएगा बिना किसी के साथ के ही जनन की क्रिया हो रही है और जनन की क्रिया के बाद एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है असंग जनन। यानी कि देखो जनन की प्रोसेस अगर आप हम पढ़ते हैं, ठीक है, जनन की प्रोसेस जो होती है जनन, ठीक है, जनन, तो जनन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है दो प्रकार का, एक आपका होता है लैंगिक, क्या होता है लैंगिक जनन, ठीक है, दूसरा होता है अलैंगिक, अलैंगिक जनन। ठीक है, एक को बोलते हैं सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इतना आपको समझना है। दूसरा होता है आपका असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है, आपने फर्स्ट चैप्टर में चीजें पढ़ रखी होगी कि असेक्सुअल और असेक्सुअल क्या होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल होते क्या है। देखिए इनमें क्या होता है कि दो मेल गैमीट का, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे कि दो युग्मकों का, दो युग्मक, ठीक है, दो युग्मक का क्या होता है संलयन, दो युग्मक का संलयन होता है। यानी कि एक मेल, ठीक है, प्लस फीमेल। तो इस प्रकार का जो जनन होता है इसको क्या बोलते हैं, इनके द्वारा क्या होगा एक नए न्यू, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेकिन नए जीव की क्या होगी उत्पत्ति होगी। तो ये क्या हो जाएंगे आपके लैंगिक। इसमें क्या होगा या तो मेल लेगा, ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल, दोनों में से कोई एक भाग लेगा और इनसे इन दोनों के भाग से क्या करेगा एक नए जीव की, ठीक है, क्या होगा नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो वो क्या कहलाएगा अलैंगिक जनन। ठीक है, लेकिन असंग जनन का क्या मतलब हो रहा है कि बिना किसी संग के,
बिना किसी यानी बिना मेल और बिना फीमेल दोनों के अलावा क्या हो रही है, दोनों की उपस्थिति यानी कि असंग जनन कभी कभी पादप की जीवन चक्र में लैंगिक जनन यानी कि जो असंग जनन है वो पादप की लाइफ साइकिल में, ठीक है, पादप की लाइफ साइकिल में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे एक नए जीव का लैंगिक जनन से अलैंगिक जनन से निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं, यानी कि ना तो लैंगिक है, ना तो युग्मक का संलयन है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इनकी अनुपस्थिति में है नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है और इसकी खोज विंकलर ने की थी, ठीक है। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं कि असंग जनन की खोज कौन किया है, तो क्या बोलेंगे, विंकलर ने किया है। ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या करनी है, तैयार रखनी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।